चलिए। ओके। सवाल नंबर 4 पैसों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 डे 9। ठीक है, अभी हमारा 5वां दिन चल रहा है, पार्ट 5 चल रहा है और डे हमारा 9 चल रहा है। चलिए, तो कल तक हमने पढ़ा था पैसों से रिलेटेड हमने पढ़ा है। तिवारी सर ने और मैम ने बताया है, ठीक है, कि हमको पैसों को किस तरह से मैनेज करना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए, उसके आगे हम पढ़ते हैं क्या है। सर ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, और बात यही खत्म हो जाए, जरूरी नहीं है। किसने कहा? सर ने। ठीक है, तिवारी सर ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, और बात यही खत्म हो जाए, जरूरी नहीं है। मान लो तुमने एक रिश्तेदार के लिए वो एक डाल तोड़ के दे दी और कुछ दिनों के बाद एक और रिश्तेदार आ गए, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था कि हम एक दोस्त आए, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो सकते, कोई भी हो सकते हैं। पहले वो डाल की जरूरत थी, आम के पेड़ की उसके पत्तों की जरूरत थी, तो वो पत्ते निकाल करके दे दिए। अब आपने एक को तो दे दिए, अब दूसरे रिश्तेदार फिर से आते हैं, ठीक है, उनके भी घर में पूजा है और उनको भी आप ही के पास से चाहिए है। तो यहाँ पर वही बताया कि कुछ दिनों के बाद एक और रिश्तेदार आ गए, उनके घर भी पूजा थी, और तुमने जब उनको पेड़ से डाल देने के लिए ना किया तो तुम पर आरोप लगने लगे। एक रिश्तेदार को तो तुमने हाँ कर दी, ठीक है, एक रिश्तेदार को तो तुमने हाँ कर दी, दे दिया आपने, ठीक है, और दूसरे रिश्तेदार को जब आप मना करते हैं तो किस तरह से नाराज हो जाते हैं, तो वही नाराजगी ऐसे हो जाती है। तुमने हाँ कर दी लेकिन हमें ना कर रहे हो, ठीक, जब दूसरे वाले रिश्तेदार आए तो उनको मना कर रहे थे। हमारी सोसाइटी कुछ इसी तरह से बनी है कि तुम्हें तुम्हारी चीज के लिए ही ना करने पर अपराधी बना दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है ना। हमारी चीज है, हमारा हक बनता है, लेकिन उसमें भी जब कोई दूसरे लोग मांगने के लिए आते हैं, उनको जरूरत पड़ती है और हमारी परेशानी होती है, तो हम उस समय जब नहीं दे पाते हैं तो उस समय क्या होता है, लोग नाराज हो जाते हैं। उस समय उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मजबूरी में तुम उनको हाँ करोगे और फिर किसी किसी को और फिर और किसी को, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा पेड़ सिर्फ एक फूट बचेगा। होता है ऐसा, मजबूरी में तो हम मना कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमको देना पड़ता है, और देने के बाद में हमारे पास क्या बचा? भाई एक पेड़ है, उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, सबको पत्ते चाहिए, आपने ब्रांचेस तोड़ तोड़ करके सबको दे दिया। जब आपने ब्रांचेस तोड़ करके सबको दे दिया तो क्या बचा? ये पेड़ बचा, है ना। इसकी जो ब्रांचेस थी वो सब में बट गई, ठीक, लेकिन अब ये किस काम का? क्या इसमें फल उगेगा? नहीं उगेगा, है ना। लेकिन लोग वहां भी नहीं रुकेंगे, वो उस ठूठ को भी तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे और उसके बाद तुम्हारे पेड़ के बीज और जमीन को भी तुमसे छीन लेंगे। ठीक है, किस तरह से? भाई अब ये सिर्फ आपका पेड़ बचा है, लेकिन क्या होगा कि ये पेड़ भी और इसका जो जड़ है, इसकी बीज, ठीक है, वो भी निकाल लिया जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। और जरूरी नहीं कि ये नुकसान सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार ही करे, ठीक, ये नुकसान, अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिश्तेदार आए थे आपने रिश्तेदारों को पैसे दे दिया, नहीं, जरूरी क्या क्या हो सकता है? देखो, आपकी चाहते हो सकती है, आपकी इच्छा, आपके पास पैसे आए और आपने अपनी इच्छाओं पर उड़ा दिए, ठीक है, जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या कर दिया? आपने उस पर भी उड़ा दिए। तुम्हारी भावनाएं और जरूरतें भी कर सकती है, इसलिए तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट के पेड़ की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना आज के लिए और ना भविष्य के लिए। अगर आपने आज ही अपने पैसों को संभाल करके नहीं रखा तो क्या होगा? ना तो आप आज उसको अच्छे से बचा पाएंगे और ना ही भविष्य के लिए आप कुछ कर पाएंगे। आप जो भी अच्छा सोच रहे हैं, आप अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपना बजट नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं रखेंगे, तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो काफी डरावना है, ठीक है। वासु ने कहा कि अरे ये तो काफी डरावना है। तब सर ने कहा हाँ, और तुम्हें डर भी लगना चाहिए, बिल्कुल डर होना चाहिए। भाई अगर डर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आज हमारे पास 10,000 की सैलरी आई,
हमारी इच्छा हुई, हमने पहले से ही सोच के रखा, हमारे पास जरूरत का सामान तो है, जो जो चीजें हैं हमारे पास, गाड़ी है, आपकी जरूरत है, आपको कहीं आना जाना है तो वो जरूरत है, ठीक है। बंगला है, आपका खुद का घर है, जितने भी BHK में आप रह रहे हैं, कपड़े वगैरह ये सारी चीजें हैं, रोटी खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी इच्छा है, आपने उसको जो भी आपने सोचा कि चलो चलते हैं, जाते हैं और खरीद कर आते हैं, और 10,000 में से आपने उसमें से 5,000 6,000 आपने खर्च कर दिया, ठीक। भले वो आपकी जरूरत नहीं थी, आपकी चाहत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपने पैसे को वेस्ट कर दिया। इसीलिए आपका डर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डर रहेगा कि हम अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप उसको बचा करके रखेंगे, वरना तुम अपने इन्वेस्टमेंट के पेड़ की हिफाजत करने के लिए अपना जी जान नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आपको डर ही नहीं रहेगा तो आप उसमें जी जान भी नहीं लगाओगे। अब अगला सवाल आता है, इस पेड़ की हिफाजत करना कैसे है, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई आपके पास पेड़ तो है, अब लोग आएंगे और उसकी ब्रांचेस ऐसे तोड़ करके लेकर चले जाएंगे, सबको चाहिए हमारे घर में पूजा है तो हमको ये पत्ते दे दो, कुछ हमें यहाँ से डाल तोड़ के दे दो, ठीक। लेकिन अगर वो अपने पेड़ को अपने पास रखा है, ठीक है, अब उसे बचाना कैसे है ना। आपका पेड़ है, अब आपको उसकी हिफाजत कैसे करनी है ये हमें सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए 3 बातें समझना होगी। कितनी बातें समझना होगी? 3 बातें समझना होगी। पहली, इसकी हिफाजत तुम्हें खुद से करनी है, तो कोशिश करो कि कभी भी अपनी जरूरतों और चाहतों को इतना मत बढ़ने दो कि तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट के पेड़ से वक्त से पहले तुम्हें कुछ लेना पड़े। बिल्कुल सही बात है ना। आपकी जरूरत और चाहत इतनी बड़ी भी और इतना नहीं होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट के पेड़ से वक्त से पहले ही कुछ आपको लेना पड़े, ठीक। उसे आपको कंट्रोल करके रखना है भाई। जो भी चीजें आपको चाहिए है उसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना है, उसे मैनेज करके रखना है। भाई लेना तो है, जो चीजें हमारी चाहत है, हमको हमारी चाहत को भी पूरा करना है, लेकिन किस तरह से करना है ये हमको मैनेज करना सीखना है, ठीक। अगर तुम अपने पैसे मैनेज कर रहे हो, अगर तुम अपने बजट को बनाकर हमेशा चल रहे हो, तो तुम्हें कभी तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से 1 रुपया भी नहीं लेना होगा, ठीक। तो खुद से हिफाजत करने के लिए खुद की सोच और प्लानिंग पर भरोसा करना होगा। भाई हमें अपना दिमाग लगाना है और हमको अपनी प्लानिंग के साथ में चलना है। दूसरी हिफाजत करना है तो रिश्तेदारों से। अब दूसरा, पहला तो हो गया कि हमें किस चीज में कंट्रोल करना है, आपकी जरूरत और चाहत पर। दूसरा है रिश्तेदारों से, परिवार के दूसरे लोगों से और दोस्तों से। तो इनसे हिफाजत का सीधा तरीका है, उन्हें इस बारे में पता ही मत चलने दो कि तुम्हारे पास पैसे का कोई पेड़ है, ठीक है। उनको पता ही मत चलने दो कि आपके पास कोई भी पैसों का पेड़ है, ठीक। या तुम पैसों का पेड़ लगा रहे हो। तुम्हें अपने सभी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेविंग को छुपा कर रखना है। तुम कुछ भी हो जाए, पति और पत्नी के सिवा ये बातें किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। ये बातें किन किन के बीच में होना चाहिए? सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में होना चाहिए और सिर्फ तुम दोनों को ही पता होना चाहिए। जब लोगों को ये पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उस तक वो जाएंगे भी नहीं, है ना। जब इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो लोग वहां तक जाएंगे भी नहीं। यहाँ ये भी हो सकता है कि तुम्हारी पूरी कोशिश के बाद भी कुछ लोगों को तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल जाए, वो तुमसे पैसे मांगे तो उनको ना कर दो। हो सकता है ये बात उन लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है इससे तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाए, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है अपने भविष्य का, ठीक है। भाई रिश्तेदार आते हैं, कोई भी आपके रिश्ते में बहुत सारे लोग आते हैं और फिर पैसों के लिए आज हमने पैसे दे दिया, लेकिन पैसे देने के बाद में क्या होता है, बजट बिगड़ जाता है। आपको आपके रिश्ते देखना है या फिर आपको अपना भविष्य देखना है, ठीक है। तो ये दोनों में से चीजें आपको तय करनी है कि आपको क्या करना है। एक बार ना करके तुम शायद एक रिश्ता थोड़े वक्त के लिए बिगाड़ लोगे, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के पेड़ को नुकसान पहुंचाकर तुम अपना पूरा भविष्य बिगाड़ सकते हो। तो इसलिए जरूरी है अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को कभी मत बताओ, और अगर किसी को पता चल गया तो उनको ना करना सीखो, ठीक है। ये टेक्निक भी हम बताएंगे कि हमको ना बोलना है तो किस तरह से बोलना है, और अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं तो वो बुरा लगता है। तो ये कहने का भी एक तरीका होता है कि सामने वाले को हमारा रिश्ता भी ना टूटे और सामने वाले को पता भी ना चले, ठीक।
सर की बात सही थी। सर की बात सही तो थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल भी था। अब क्या सवाल था इनके दिमाग में? तो मैंने सवाल किया, अगर हम लोगों को ये नहीं बताएंगे तो फिर लोग हमें गरीब नहीं समझेंगे क्या? अगर इनके दिमाग में ये सवाल था कि भाई अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, जो बड़ा चढ़ा करके बातें करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, अगर हम लोगों को ये नहीं बताएंगे तो क्या लोग हमें गरीब नहीं समझेंगे? ये ये सवाल इनका था। अब सर ने क्या बोला, बिल्कुल गरीब समझेंगे, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? हाँ, ये हो सकता है कि वो तुम्हें अपने बराबर का नहीं मानेंगे या फिर तुम्हें अपमानजनक नजरों से देखेंगे, लेकिन क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ना चाहिए? भाई अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आपकी हैसियत नहीं है, आप उसके लायक नहीं है, आप उनके स्टैंडर्ड की तरह नहीं है, ठीक है, इस तरीके की बातें करेंगे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों के कहने पर आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं पड़ना चाहिए। सीधी सी बात है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने किसमें किया है, आपने क्या ले रखा है, आपको पूरी दुनिया को अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपको अपने बारे में हर किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना? सर ने बोला कि अब आप मुझे बताओ कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तुम्हें पैसे वाला दिखना है या सच में पैसे वाला होना है? ठीक है, ये दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो है पैसे वाला दिखना और दूसरा है कि पैसे वाला होना। पैसे वाला दिखने का मतलब ये होता है कि आप बिना मतलब के अपने महंगे महंगे कपड़े और शूज, ये सारी चीजें एक दिखावटी होती है, ठीक, और ये सिर्फ कुछ ही दिनों का काम आता है। लेकिन जो एकदम सिंपल व्यक्ति के लोग रहते हैं, जिनके पास सिर्फ एक कोट और महंगा शर्ट जो होता है, ठीक है, तो उसी कपड़ों में वो लोग गुजारा करते हैं, उनके पास बदलने का कोई समय नहीं होता, वो लोग अपना समय बचाते हैं। उनके पास ये बड़ी-बड़ी चीज़ों का दिखावटी करने का उनका कोई शौक नहीं होता, और ये सिर्फ चंद दिनों की चांदनी होती है, जिसे कहते हैं चमक-धमक होना। लेकिन एक सादा और सिंपल जीवन जो होता है, वो उनका जीवन बहुत ही लंबा चलता है। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क आप देखेंगे कि तुम्हें पैसे वाला दिखना है या सच में पैसे वाला होना है। अगर आपको सच में पैसे वाला होना है, तो आपको एकदम साधारण सी ज़िंदगी आपको जीनी पड़ेगी, ठीक? सच में पैसे वाला होना है, मैंने जवाब दिया। अब यहाँ पर भी इनका जवाब था कि इनको भी पैसे वाला ही होना है। सर बोले, बस तो फिर ये चिंता मत करो कि लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो कि लोग अपने विचारों को वक्त के साथ खुद ही बदल देंगे। बिल्कुल सही बात है ना? अगर आप अपना सिंपल जीवन रहते हैं, उसे चूज करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसकी चिंता मत करो। वक्त जैसा जैसा बदलता जाएगा, लोग अपने आप में बदलाव लेकर आएंगे, और बाद में कौन कितना कहाँ पर है, कौन किस जगह पर है, ये बाद में पता चलता है। उसके बाद सर ने कहा, अब तीसरी हिफाजत करना है, ठीक? पहली कौन सी हिफाजत की थी हमने? पहले हमने सीखा था कि आपको आपकी जरूरत और चाहतों पर आपको करना है कंट्रोल। दूसरा है आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों, उनसे आपको पैसे किस तरह से बचाना है। अब हम तीसरी हिफाजत करते हैं हमारे पैसों की, मार्केट से, मार्केट के हालातों से। ये कैसे करना है, उसके मेरे पास कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि इसका कोई सीधा जवाब होता ही नहीं है। इसके लिए तुम्हें मार्केट को समझना होगा। कई बार ये हो सकता है कि जब मार्केट खराब है, तो तुम्हें अपने पैसे को निकालना सही होता है, और कई बार मार्केट खराब होता है, तो ये तुम्हारे लिए एक मौका होता है, उसमें तब और पैसे इन्वेस्ट करना सही होता है। तीसरा इन्होंने बताया है स्टॉक मार्केट, मतलब मार्केटिंग करना, ठीक है? इसमें से बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही गहराई में है। लेकिन कुछ लोग पैसे भी लगाते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है? तो मार्केट से हिफाजत करने के लिए तुम्हें मार्केट को समझना होगा, सीखना होगा, और खुद को बेहतर बनना होगा। ये तीसरी हिफाजत है कि आप अपने पैसों को कैसे बचा करके रख सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ये सीखना नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी बहुत दिनों से लगी हूँ, सीखना नामुमकिन नहीं है, सीखना है, ठीक है? तुम्हें सिर्फ वक्त देना होगा। तुम्हें बहुत सी किताबें मिल जाएगी जो तुम्हें इन्वेस्टमेंट की छोटी से छोटी बातों को सिखा सकती है, और जब तुम थोड़े वक्त तक इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, तो तुम्हें मार्केट समझ में आने लगेगा, ठीक? और तब तुम सही फैसले लेने के काबिल हो जाओगे। तो मार्केट से हिफाजत करने के लिए तुम्हें सिर्फ
मार्केट में होना पड़ेगा, मार्केट पर नजर रखना पड़ेगी और वो करना होगा जो एक्सपर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये मार्केट के बारे में बताया है कि आपको मार्केट में पैसा कैसे लगाना है। स्टॉक मार्केट है और शेयर मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट वही एक ही चीज है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे लिए अपने पैसे के पेड़ की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। मैंने सर की बात को सुना और फिर कहना शुरू किया, मतलब अगर हमें पैसे का पेड़ लगाना है तो सबसे पहले बजट को अपनी आदत बनाना होगा। बिल्कुल सही बात है ना। अगर हमको हमारा पैसों का पेड़ बनाना है तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमारा जो बजट है, ठीक, उस बजट को अपनी आदत बनाना होगा, हमें वो सीखना होगा। उसके बाद हर महीने पैसे बचाना शुरू करना होगा। ऐसा होता है ना कि हर महीने हमारे पास पैसे बचते ही नहीं है, लेकिन पैसे बचाना जरूरी होता है। वो कैसे बचते हैं, हमें उसको मैनेज करना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, धीरे धीरे अपने आप मैनेज हो जाता है, ठीक। उसके बाद हर महीने पैसे बचाना शुरू करना होगा। फिर कुछ पैसे बचने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा। उसके बाद हर महीने इस इन्वेस्टमेंट में अपनी बचत के और पैसे जोड़ते जाना होगा, और कोई एक्स्ट्रा पैसे मिले तो उसे भी इन्वेस्टमेंट में डाल देना होगा। अगर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास बचते हैं, ठीक है, कहीं से आते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी इनकम होती है, तो वो पैसे को भी हमको क्या करना है, हमारे इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस इन्वेस्टमेंट से ना ही हम कोई पैसा ले और ना ही किसी और को और कोई इस पैसे में हाथ लगाने दे, ठीक है। तो ये जो पैसा होगा हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट में डालना है, इन पैसों को हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम किसी को इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता भी ना चलने दे, और ये काम हम अगले कई सालों तक करते रहें, जब तक हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ना मिलने लगे। सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। पैसे का पेड़ लगाने के लिए बिल्कुल यही करना है ना। थोड़ा सा मुश्किल होता है, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ये सब करना हमारी अभी बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग इस यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। चलो, अब तुम ये समझ चुके हो कि पैसे का पेड़ कैसे लगाना है, तो तुम्हें बताता हूँ हमारे शिक्षा वाले लिफाफे के बारे में, और कैसे उस लिफाफे ने हमें पैसों का एक पेड़ लगाने में मदद की, और कैसे उस पेड़ से हम अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा पाए। हमें पहले दिन शिक्षा वाले लिफाफे को खर्च करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने पहले महीने से ही उस पैसे को बचाने और इन्वेस्टमेंट करने में लगाना शुरू कर दिया। अगले 7 सालों तक हमने कोई भी बच्चे प्लान नहीं किए थे, तो हम उस पैसे को सिर्फ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्ट करते रहे। और उसके बाद जब हमारा पहला बेबी हुआ तो अगले 3 साल तक हमें इस पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम इस पैसे को इन्वेस्ट करते रहे और 10 साल के बाद हमने इसे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद जब अनंत स्कूल जाने लगा तो हमें शिक्षा वाले लिफाफे से थोड़े पैसे खर्च करना पड़ते थे, और अनंत से 2 साल छोटा अर्णव था और उससे 2 साल छोटी पार्वती थी। तो एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ और हमें लगातार इस लिफाफे से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती थी। अक्षर अनंत से पूरे 13 साल छोटा था और हमने उसके लिए प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। इन्होंने शिक्षा के जो पैसे बचे हुए थे और इन्वेस्टमेंट के जो पैसे जो उन्होंने पहले से प्लान करके रखे हुए थे, बना करके रखे थे, ठीक है, 7 साल तक इन्होंने कोई भी प्लान नहीं किया था। वही पैसे जो थे इन्होंने अपने स्टॉक मार्केट में लगाए थे, और फिर जो पैसे बचे हुए थे वो पैसे इनके बाद में काम आए। फिर जो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था उसका क्या किया आपने, मैंने सवाल किया। जब बच्चे स्कूल में थे तो उनके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी, और जो खर्च लगता था वो हमारी आमदनी के 10% से ही हो जाता था। लेकिन जब वो लोग कॉलेज जाने लगे तो उनके खर्च बढ़ चुके थे। अब कॉलेज जब जाने लगे थे तो उनके खर्च भी बढ़ चुके थे, और उस वक्त हमारा लगाया हुआ पैसे का पेड़ हमें मदद करने लगा। देखा आपने, अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हम क्यों 10 साल, 15 साल, 20 साल के आगे की प्लानिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। अभी से सोचना होगा, तब जाके आप लोग अपने कॉलेज में, हम अपने बच्चों को सही कॉलेज चूज करके दे सकते हैं, सही कॉलेज में हम लोग उसे भेज सकते हैं, ठीक। तो वही चीज है कि हमें सोचना है, हमें आगे की प्लानिंग के लिए, कि हम अपने पैसों का पेड़ कैसे लगा सकते हैं, हम अपने पैसों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं।
जब अनंत पहली बार कॉलेज गया था तो हमारी शादी को 26 साल हो चुके थे और इतने वक्त में हमारा इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ चुका था और इन्वेस्टमेंट से हमें काफी रिटर्न भी मिल रहा था। तो हमें अनंत की कॉलेज की फीस भरने के लिए अपने किसी और इन्वेस्टमेंट को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और ऐसा ही बाकी तीनों बच्चों के लिए भी था। तुम दोनों ने आगे बढ़ने की जगह काम करने को वैल्यू दी थी, नहीं तो तुम्हारे लिए भी पैसे की कमी नहीं होती। मतलब आपने बच्चे होने के पहले से ही बच्चों की शिक्षा के लिए प्लान करना शुरू कर दिया था। इन्होंने सवाल किया था, सर ने कहा बिल्कुल, है ना, 7 साल पहले से 7 साल से ही लगे हुए थे, शिक्षा में अपने पैसे को डाल रहे थे। पर हम तो माता पिता बन चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए, है ना। ये गोविंद और श्रेया का सवाल है कि गोविंद ने कहा है कि अब हम तो माता पिता बन चुके हैं, जयंत उनका बेटा है, तो हमने तो पहले से कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ये गोविंद का सवाल है। सर ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, एक चाइनीज कहावत है, एक पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा वक्त आज से 20 साल पहले था। ठीक, ये चाइनीज में कहावत है, ये कहा है कि एक पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा वक्त आज से 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज है। अगर आप 20 साल पहले नहीं लगा पाए तो क्या हुआ, दूसरा वक्त हमें अब मिलता है, आज है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सुना है, समझा है पैसों के बारे में, तो जो भी है अपना दिमाग लगाओ और अपने पैसे को मैनेज करना सीखो। ठीक, तो तुम लोग आज से ही शुरू कर सकते हो और जब जयंत स्कूल जाना शुरू करेगा तब तक तुम इस पेड़ को काफी मजबूत बना चुके होंगे। उसके बाद चाहो तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें और जोड़ते जाना, ताकि जब जयंत के कॉलेज जाने का वक्त आए तो तुम्हें पैसे की कोई कमी ना हो। देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पैसों को बचाने की, पैसों को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, ये इनके जमाने की बात है ना। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है, जो हम लेते हैं, प्लान्स वगैरह लेते हैं, है ना, बैंक में जो करवाते हैं और मेडिक्लेम वगैरह ये सारी चीजें करवाते हैं, तो नए नए टेक्निक्स अभी निकल चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए है और उसमें हम अपने पैसों को वहां पर अलग अलग उसमें रख सकते हैं। इन्होंने 14 लिफाफों में कन्वर्ट किया था, वही चीजें आप आपके जमाने में कर सकते हो। फ्यूचर में अगर कोई भी प्लान नया निकलता है, तरीका यही रहेगा, आपको पैसे को सबको अलग अलग करना है, लेकिन आपके जो प्लान है वो थोड़े स्मार्ट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और अगर जयंत स्कूल जाना शुरू कर चुका होता तो फिर आपकी क्या सलाह रहती, मैंने फिर सवाल किया। तब हम ये कहते कि अपने पैसे को मैनेज करते रहो और कोशिश करो कि हर महीने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे अपने बच्चे की आगे की शिक्षा के लिए जमा करते रहो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट कितना छोटा है, फर्क पड़ता है लगातार कोशिश करते रहने से और वक्त देने से। अगर किसी भी बीज को थोड़ा प्यार, समय, पानी और खाद मिलता रहे, ठीक है, क्या क्या मिलता रहे, अगर किसी भी बीज को, है ना, एक छोटा सा बीज है, उसे हमें क्या देना है, थोड़ा सा प्यार देना है, थोड़ा सा समय देना है, पानी देना है, खाद देना है, बस इतनी सी चीज हमको देनी है। तो वक्त के साथ साथ वो बीज पेड़ बनता ही है ना। अगर पता होगा तो हमारे घर में भी अगर हम बीज लेकर आते हैं तो हम उसको एक छोटा सा बीज लगाते हैं, मिट्टी में डालते हैं, फिर उसको हम देखते हैं कि वो छोटा सा खिल करके आ रहा होगा, ठीक है, और उसको जब हम पानी वगैरह डालते हैं तो छोटा सा पेड़ निकलता है, फिर हम उसका और ज्यादा ख्याल रखते हैं, खाद देते हैं और वो जो पेड़ है उसके बाद में वो फल देने लगता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, जब तुम लगातार कोशिश करते हो तो कुछ सालों में एक बड़ी रकम अपने आप जमा हो जाती है। अगला सवाल वासु का था। अब ये सवाल गोविंद ने पूछा था, अगला सवाल कौन पूछ रहे हैं, वासु। और अगर कोई अकेला है तो उसे भी बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसे ही पैसे जमा करना चाहिए, है ना। वासु क्या है, वासु अकेला है, तो वासु ने सवाल किया कि अगर कोई अकेला है, अगर कोई अकेला रहता है तो क्या उसको भी अपनी शिक्षा के लिए पैसों को अलग से रखना चाहिए है। सर ने कहा बिल्कुल हाँ, करना चाहिए, है ना। अब ये कैसे, ये हम देखते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि आज नहीं तो कल वो अकेला इंसान शादी तो करेगा ही, और जब शादी करेगा तो बच्चे भी होंगे, और बच्चे होंगे तो उसकी शिक्षा की भी जरूरत पड़ेगी। तो आज से ही पैसे बचाने में बुराई क्या है ना, बिल्कुल सही बात है।
वासु ने फिर कहा, और अगर कोई शादी के बंधन में बंधना ही ना चाहता हो तो उसके लिए तो ये प्रैक्टिकल होता ही नहीं, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते, वो हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। कई बार उनके पास शादी करने की कोई वजह नहीं होती, तो वो लंबे वक्त तक अकेले भी रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन कोई खास उनकी जिंदगी में आता है जो उन लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल देता है, तब वो शादी भी करते हैं। और उसके बाद लेकिन उम्र के पड़ाव पर वो आगे बढ़ चुके होते हैं, तो कई बार उनके पास बच्चों की शिक्षा को प्लान करने के लिए वक्त नहीं बच पाता। इसलिए अगर कोई इंसान अकेला है और वो शादी नहीं करना चाहता, तब भी उसे बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जरूर जमा करने चाहिए। इस तरह से वो इंसान अगर कभी भविष्य में शादी करता है तो उसे चिंता की जरूरत ही नहीं होगी, और अगर वो शादी नहीं करता है तब भी उसे पैसे, उसके ही पैसे हैं, वो जैसे चाहे वैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो पैसे को बचाने की कोशिश अभी से करेंगे, वो शिक्षा में अपने पैसे को लगाएंगे, तो भाई यही पैसे आने वाले समय में तो काम तो आना है, चाहे वो किसी ना किसी रूप में भी काम आना हो, है ना? समझ गया? तो वासु ने सर हिलाते हुए कहा कि जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से समझ गया। अब सिर्फ एक लिफाफे के बारे में बात करनी बची थी, और वो था मकान का लिफाफा, है ना? हम सारे लिफाफों के बारे में बात कर चुके हैं और सिर्फ एक लिफाफे के बारे में बचा हुआ है। बस 1 मिनट। ओके। सर ने कहना शुरू किया, अब सिर्फ मकान वाले लिफाफे के बारे में बताना बचा है। तो इसके लिए हमने सिर्फ यही किया कि हम इस पैसों को 4 सालों तक जमा करते रहे, और जब ये एक बड़ी रकम हो गई तो हमने उस पैसे से और पैसे मिलाकर एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया, है ना? तो जब ये कहाँ रहते थे, जब से इन्होंने पैसे को इकट्ठा करना चालू किया था, जब इनके पास सरकारी मकान था, सरकारी क्वार्टर में रहते थे, सरकार की तरफ से इनको दिया था, ये स्कूल के टीचर थे। तो तभी से ये अपना अमाउंट को जो थे वो मकान के किराए के हिसाब से वो लोग अपने पैसे को बचा करके रखते थे। थोड़ी सी और रकम मिला ली और उससे अपना एक नया छोटा मकान खरीद लिया। ये मकान काफी सस्ता था, छोटा था, लेकिन हमारे लिए ठीक था, क्योंकि हमें उसमें रहना नहीं था। अच्छा, छोटा मकान खरीदा लेकिन उसमें उनको रहना नहीं था, हमें तो उसे किराए पर देना था। देखा उन्होंने कितना अच्छा सोर्स लगाया कि उस मकान को उन्होंने खरीद तो लिया है, लेकिन उस मकान में वो रहना नहीं चाहते थे, उस मकान को वो किराए पर देना चाहते थे। और हमने वही किया, हमने उस मकान को किराए पर दे दिया और उस किराए के पैसे को मकान वाले लिफाफे में ही जमा करते रहे। तो इस तरह से हमारे पास मकान वाले लिफाफे में 10% पैसा तो हमारी आमदनी से आता था, ठीक है? 10% पैसा कहाँ से आता था? उनकी इनकम से, ठीक है? आमदनी से आता था, और उसके साथ ही किराए वाला पैसा भी जाता था। ये सिलसिला चलता रहा और 3 साल के बाद हमने एक मकान और खरीद लिया। कितने साल बाद? 3 साल के बाद पहला छोटा मकान खरीदा, 3 साल के बाद फिर से उन्होंने एक मकान और खरीद लिया, उसमें उसे भी किराए पर दे दिया था, और फिर से मकान वाले लिफाफे में अपने पैसे जमा करते रहे। तो इस तरह से आपने अपने लिए बहुत सारे मकान, हॉस्टल और दूसरी प्रॉपर्टी बनाई। मैंने सर से सवाल किया, सर ने कहा, हाँ, हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे शुरुआत की, और जैसा कि मैंने बताया, हमारा खरीदा हुआ पहला मकान बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ उस मकान की कीमत भी बढ़ती रही। तो अगर आज हम खुद को थोड़ा धनवान कह सकते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण वो सभी प्रॉपर्टीज है जो हमने खरीदी थी। अब ये लोग अपने आप को धनवान कहते थे क्योंकि इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी को खरीद कर रखा था। मैंने फिर सवाल किया, आपने कहा था मकान वाले लिफाफे के पैसे के साथ ही आपने और पैसे भी मिलाए थे, तो वो पैसे आपने कहाँ से लेकर आए थे, है ना? वो पैसे आपने कहाँ से लिए थे? क्योंकि इन्होंने कहा कि 10% पैसा तो हमारी आमदनी से मिलता है, लेकिन बाकी जो दूसरे ऊपर के पैसे लगाए थे वो कहाँ से आए थे? तो सर ने जवाब दिया, जैसा कि हमने तुम्हें बताया था, हम अपने 20% पैसे को पहले ही दिन से जमा कर रहे थे, और उसमें से आधे पैसे हम स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे। 20% में से कितना परसेंट? 10% अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे, और आधे पैसे हर महीने थोड़े वक्त के लिए एफडी कर दिया करते थे। तो जो पैसा हमने एफडी में जमा किया था, उसमें से आधा पैसा लेकर इस मकान को खरीदा था।
अब एफडी में जितना पैसा था, कितना पैसा, 10%, ठीक है, 20% था, 20% का 10% उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया था, 10% एफडी में लगाया था, और एफडी में जो 10% था उसमें से 5% निकाला था। समझ में आया? समझ में आया? 20 का 10 है ना, 20 से 10 किया, और 10 में से जो एफडी का था उसका 5% निकाला था, ठीक है। लेकिन सर आपको किराया नहीं देना होता था, तो आप ये करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमें अगर किराया देना है तो फिर हम क्या करें? हमारा तो पूरा पैसा किराए में ही चला जाता है, हम अपने लिए घर कैसे खरीदें? मैंने सवाल किया। सर ने जवाब दिया, तुम पहले अपना बजट बनाओ, पैसे जमा करना शुरू करो, और कोशिश करो कि तुम अपने लिए जो घर किराए से ले, ठीक है, किराए से लो, वो बहुत महंगा ना हो, और जितने पैसे बचा सकते हो उतने पैसे बचाते रहो। कुछ सालों तक यही कोशिश करते रहना, और उसके बाद तुम्हारे पास जब पैसे जमा हो जाए तो अपने लिए मकान खरीद सकते हो। अच्छी बात ये भी है कि अब बैंकों से घर खरीदने का या बनाने के लिए कर्ज मिल जाता है, तो तुम चाहो तो घर के लिए तुम्हें होम लोन भी मिल सकता है। तुम चाहो तो 20% 30% पैसा जमा करके बाकी होम लोन से ले सकते हो। लेकिन आपने तो कहा था कि कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए, मैंने सवाल किया, है ना। ये किसने पूछा? गोविंद ने पूछा कि सर आपने ही तो मना किया था कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, फिर आप अभी फिर हमसे कर्ज की बात कर रहे हो, है ना। हाँ और मैं अभी भी कहता हूँ कि किसी काम के लिए कर्ज लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घर खरीदना या बनाना है और तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा कर्ज भी नहीं है, तो तुम्हारे पास घर खरीदने के लिए 30% पैसे हैं, तो बाकी का पैसा तुम बैंक से होम लोन के जरिए ले सकते हो। बस इस जगह ये ध्यान रखना कि जब तुम बैंक से होम लोन लो तो तुम्हारी महीने की किस्तें तुम्हारे महीने की आमदनी का 25% या उससे भी कम हो, और उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उनकी आमदनी का, ठीक है, 100%, मतलब जितनी सैलरी है उसकी आमदनी का 25% से भी कम पैसा उसमें लगना चाहिए है। साथ ही ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे पास हर वक्त कम से कम 6 महीने की किस्तें जमा रहे, ताकि कभी कोई परेशानी आए तो तुम्हें दिक्कत ना हो। और तीसरी सबसे जरूरी बात है कि तुम्हें घर रहने के लिए खरीदना है, दिखाने के लिए नहीं। बिल्कुल सही। अगर आपको दिखाने के लिए खरीदना है तो आप बहुत बड़ा सा प्रॉपर्टी और बहुत मतलब बंगला बहुत शानदार, ये सारी चीजें आप सोच करके पहले ही रखोगे, ठीक है। लेकिन अभी कर्ज में है, आपने कहीं से वो लिया है, ठीक है, कर्ज लिया है, होम लोन लिया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सिर्फ रहने के लिए घर चाहिए। पहले पहले आप शांति से रहो, उसके बाद आप फिर से उसको करो। तो अपनी जरूरत को ध्यान रखते हुए घर खरीदो, और कोशिश करो ये महंगा बिल्कुल भी ना हो। पर इस एक जगह को छोड़कर तुम्हें कभी भी कहीं और किसी काम के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा समझ गया, लेकिन अगर किसी इंसान के ऊपर पहले से ही कर्ज है तो वो क्या करे? क्या उसे भी आपके बताए नियमों के हिसाब से ही पैसे मैनेज करना चाहिए? सर ने कहा, अगर किसी पर कर्ज है तो उसके लिए पैसे मैनेज करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना कर्ज बढ़ते रहेंगे। अब कर्ज है तो कर्ज को हमें खत्म भी करना है, ठीक है। अब अगर खत्म करना है तो पैसे को मैनेज करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक। लेकिन कर्ज होने पर हमारा बताया तरीका काम नहीं करेगा, वहां पर दूसरा नियम मानना पड़ेगा। देखो, कर्ज एक दुश्मन की तरह होता है, और कर्ज मिटाने के लिए आपको एक जंग लड़ना होगी। अगर आप अपने दुश्मन को जंग में हराना चाहते हैं तो पहले अपने दुश्मन की कमजोरी और ताकत के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर तुम पर कर्ज है तो सबसे पहले अपना हर कर्ज कागज पर लिख लेना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इस तरह से तुम्हें पता होता है कि जिस दुश्मन से लड़ रहे हो वो दुश्मन कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। एक बार कागज पर लिख लिया तो इसे बढ़ते बढ़ते से घटते क्रम में जमा लो। और मतलब अगर एक कर्ज 10,000 रुपए का है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया है किस तरह से कि मतलब अगर एक कर्ज आपका 10,000 रुपए का है, एक कर्ज 7,500 रुपए का है, और एक कर्ज 3,000 रुपए का है, और एक कर्ज है 200 रुपए का, तो सबसे पहले 10,000 वाला कर्ज लिखो, है ना। अगर आपके बहुत सारे कर्ज ले रखे हैं, कहीं कहीं पर आपको देना है, तो सबसे पहले वो सबसे बड़ा वाला कर्ज आपको लिख के रखना है, उसे लिखो, फिर उससे छोटा वाला लिखो, फिर उससे छोटा वाला, और फिर उससे छोटा वाला, ठीक।
इसके बाद अपने बजट को मैनेज करना है तो अपनी पूरी इनकम को कागज पर लिख लेना, और इसमें से खाना, मकान, शिक्षा, आवागमन, ठीक है, आना जाना, इलाज के लिए 5 लिफाफे बना लीजिए। यहाँ कोशिश ये होना चाहिए कि ये पांचों खर्च कम से कम पैसों में खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद अब 2 लिफाफे और बनाने हैं, जिसमें से एक लिफाफा है बचत का और दूसरा लिफाफा है कर्ज का, है ना। एक लिफाफा बचत का और दूसरा कर्ज का। बचत वाले लिफाफे में आमदनी का 10 पैसा जमा करना है और इसे बैंक में सुरक्षित रख देना है। कितना पैसा? 10% पैसा आपको जमा करना है और बैंक में आपको सुरक्षित रख देना है। इसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्ट करने पर पैसे खोने का डर भी होता है। हमें इस पैसे को सुरक्षित बैंक में रखते जाना है और इस पैसे को कभी भी नहीं छूना है। ठीक, चलिए अब अगली बारी आती है कर्ज वाले लिफाफे की। तो बचे हुए पैसे में से हर कर्ज की जो न्यूनतम या कम से कम रकम तुम्हें महीने में देना है, वो सभी कर्ज देने वालों को एक एक करके दे दो, और इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसमें सबसे छोटे कर्ज में जमा दो, और इस तरह से कुछ महीने में तुम्हारा सबसे छोटा कर्ज खत्म हो जाएगा और तुम्हारी महीने की एक किस्त भी खत्म हो जाएगी, है ना, सबसे छोटा वाला। चलो इतना किस किस को समझ में आया? जस्ट 1 मिनट बचा है। ओके, तो हमारा ये कर्ज वाला आज खत्म होता है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बचा है। तो आज हमने सीखा है कि हमें अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करना है। उमा, प्रदीप जी आप लेट आए। या नो प्रॉब्लम। आज हमने पैसों को मैनेज करना सीखा है। कर्ज लिया है तो उसे हमें खत्म किस तरह से करना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और जितना कर्ज है उसको हमने सीखा है आज। ठीक, चलिए ओके, तो आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं इसके आगे का लेक्चर, है ना। कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, कल हम आएंगे परिवार। ओके, कल हम परिवार को देखेंगे, फैमिली। चलिए, इतना समझ में आया? उमा जी आप थे, आप हैं यहाँ पर? उमा